एहि मह हमर तन है मन है, एहि मह हमर प्राण है। ओ मन में एक सपना, अखंड हिंदुस्तान है। छत्तीसगढ़ी में कहावत है, सूपा हंसे तो हंसे, जिसमें छेद ही छेद रहता है, चलनी को हंसने का अधिकार नहीं है। सागर के उर में ज्वाला सोती है, समुद्र में भी आग लगती है, अति जब हो जाती है। तो वही हुआ साजा में और वही हुआ कवर्धा में। कोरोना काल में आश्रय कहीं मिला तो कवर्धा ही में मिला। कौन है देने, आश्रय देने वाला कौन है? वो बछड़ी में मिला, कौन है देने वाला? वो सब जानते हैं कि मोहम्मद अकबर के आने के बाद कवर्धा उनका पनाहगार बन गया था। नमस्कार, राष्ट्रबोध में आपका स्वागत है। चुनाव प्रचार थमने के आखिरी दिन छत्तीसगढ़ में काफ़ी आराम से चुनाव प्रचार कर रहे हैं संतोष पांडे। राजनांदगांव से प्रत्याशी थे। दूसरे चरण में मतदान संपन्न हुआ। भूपेश बघेल से इनका मुकाबला था। काफ़ी रोचक मुकाबला, न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश की उस परिणाम पर निगाहें होगी। आपने अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में और एक काफ़ी तीखे आरोप लगाए कि कांग्रेस का जिस तरह से वामपंथीकरण हो रहा है और गौ हत्या को लेकर अचानक ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि आपको इस विषय पर चर्चा करनी पड़ी? क्या है, छत्तीसगढ़ी में कहावत है, सूपा हंसे तो हंसे, जिसमें छेद ही छेद रहता है, चलनी को हंसने का अधिकार नहीं है। भूपेश बघेल सनातन के बारे में बोलेंगे? किस मुंह से बोलेंगे ये? और मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से उन्होंने सनातन की बात की और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जाल माल की रक्षा करने में ये सरकार अक्षम है, गौ माता की हत्या हो रही है। तो कल मैं वही बात बताया कि जिस प्रकार से केरल में वीडियो दिखा करके मैंने कहा कि केरल में ये हत्या करने वाले कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। पश्चिम बंगाल में जो भट्टाचार्य थे, जिनको प्रमोशन केवल इसीलिए मिला, राज्यसभा सदस्य इसीलिए बने कि वो वहाँ वो भोज गौ का मांस का भोज रखे थे, बीफ का। तो कुल मिला करके भूपेश बघेल जी गाय के विषय में, राम जी के विषय में, शिव जी के विषय में, शंकर जी के विषय में, अरे जिस महादेव भगवान को आपने सट्टा में नाम रख दिया, संचालन दुर्ग से होता रहा, पूरे हिंदुस्तान में आपने बदनाम कर दिया, तो सनातन की बात कम से कम इनको नहीं कहनी चाहिए। ये लगातार आरोप लग रहे हैं कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस में काफ़ी परिवर्तन आ गया है। जो कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जो तीन पीढ़ियों से काम कर रहे थे। ये एक स्थानीय कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं विजय साहू, मैंने उनका साक्षात्कार किया था, तो वो 3 पीढ़ी से कांग्रेस में थे। वो बता रहे थे कि कांग्रेस का वामपंथीकरण हुआ है। और पिछले साक्षात्कार में भी आपने जो बातें रखी, सरजू टेकाम का नाम आया, जो अर्बन नक्सली थे, और उनके लिए आपने साफ तौर पर आरोप लगा। इस वक्त वो जेल में है, यूएपीए की धारा लगी है। ऐसे ही कई अर्बन नक्सली कांग्रेस के संपर्क में। आपको इनके बारे में क्या जानकारी, थोड़ा खुल के बताएंगे मुझे? वास्तव में सरजू टेकाम तो अब जेल में है और इन्होंने खुलेआम काट डालो, मार डालो, भाजपाई आए, कोई वापस ना जाने पाए, तो इस प्रकार से मानपुर मोहल्ला क्षेत्र में इन्होंने भयाक्रांत करके रखा था। और उन्होंने जिस प्रकार से बिरजू तारम की हत्या हुई, उसका केवल अपराध इतना ही था कि वो माता दुर्गा के वो भक्त थे। गांव में उन्होंने उसकी आवाज़ उठाई और सब जानते हैं कि दुर्गा की प्रतिमा को निकाल करके और नदी किनारे ले जा करके पाषाण की प्रतिमा में पेट्रोल डालकर आग लगाने वाले ये इन्हीं के लोग थे, सरजू टेकाम के। और मैं एक और आपको बताना चाहूँगा, किसी भी मृतक व्यक्ति के विषय में बहुत ज़्यादा बातें नहीं करना चाहिए, किंतु ये सब्जेक्ट ऐसा है कि जब जब नंद कुमार बघेल आते थे तो किनके साथ बैठते थे, उनके चेले चपाटे कौन थे वहाँ? ये इसी प्रकार के लोग, इनके बीच में उनका वक्तव्य चलता था, उनका भाषण चलता था। और भाषण में क्या, तो यही बातें, रामायण का विरोध, भगवा ध्वज का विरोध, सनातन का विरोध। और जो ये सरजू टेकाम ने करके दिखाया, उनके लोगों ने, वो एक गोविंद बालको का भी नाम आ रहा है कि जिस प्रकार से उन्होंने किया, तो ये कुल मिला करके ये वामपंथी ही है, माओवादी ही है।
जो जंगल में इस प्रकार का वातावरण बना गया। आप कवर्धा क्षेत्र से आते हैं, जहां आपकी मातृभूमि रही। वहां से आपने लगातार सार्वजनिक जीवन की शुरुआत करते हुए सांसद बनने तक का आपका जो मुकाम रहा, पार्टी के बड़े पदों में रहे, प्रदेश के महासचिव रहे, लगातार संगठन में आप काम करते रहे। और कवर्धा को एक एपिक सेंटर माना गया कि जहां से ये एक विचार आगे बढ़ता है भगवा ध्वज के अपमान के बाद। वो तारीख थी 3 अक्टूबर 2021 की। उसके बाद आप क्या समझते हैं कि जो परिवर्तन आया विधानसभा चुनाव, अभी लोकसभा में भी इसकी चर्चा हो रही है, कहीं हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हुआ क्या? इसके पीछे कोई एक दिन की बात होगी या लंबे समय से ऐसा कुछ चला आ रहा होगा जिसके कारण हिंदू वोट ध्रुवीकरण होते हुए दिख रहा है? ऐसा है कि सागर के उर में ज्वाला सोती है, समुद्र में भी आग लगती है, अति जब हो जाती है। तो वही हुआ साजा में और वही हुआ कवर्धा में। कवर्धा में आपने देखा, आपने तो बहुत कवर किया है। वहाँ कर्फ्यू लगा, अपमान होने के बाद वहाँ की भावनाएं आहत हुई, भड़क गई, और उसको सपोर्ट करने वाले, आग भड़काने वाले, सबके ऊपर धाराएं लगवाने वाले लगभग 100 लोग हैं, जिनके ऊपर अनेक प्रकार की धाराएं, मेरे खुद के ऊपर, यानी बलवा की धारा लगाने वाला मोहम्मद अकबर कहाँ है? दिखाए कितने लोग तलवार लेकर के गए थे। बल्कि वहाँ जो सामग्री प्राप्त हुआ है, कुछ उनके लोगों के घर में वहाँ पेट्रोल बम बनाने के सारे सामान थे। उसमें शीशियाँ थी, उसमें बड़े बड़े डिब्बों में पेट्रोल थे, बड़े भरे हुए थे, छतों में पत्थर और सब प्रकार के ईंटें थी। तो क्या उसको नहीं जानते क्या? तो कुल मिला करके अच्छा, मकरजियों को कोरोना काल में आश्रय कहीं मिला तो कवर्धा ही में मिला। कौन है आश्रय देने वाला? कौन है वो? बचड़ी में मिला, कौन है देने वाला? वो सब जानते हैं कि मोहम्मद अकबर के आने के बाद कवर्धा उनका पनाहगार बन गया था। और इतना ही नहीं, जंगलों में भी जिस प्रकार से और वे धंधा पानी और सब ये काम करने लगे, तो जनता इसको जानती है। वही हाल जो है साजा में भी हुआ, वहाँ भी भावनाएं आहत हुई, और उसी का परिणाम है कि कैबिनेट मंत्री निपट गया। मैंने लगातार कई चुनाव कवरेज किए और चुनाव प्रचार का एक लंबा समय देखा, 3 दशक से ज़्यादा मुझे भी हो गए। पहली बार एक ऐसा चुनाव देखा, खासकर आपके संसदीय क्षेत्र में जहां से आप चुनाव लड़ रहे थे। भूपेश बघेल आपके प्रतिद्वंदी थे, पूर्व मुख्यमंत्री। एक पोस्टर भारतीय जनता पार्टी को जारी करना पड़ा और जिहादी गिरोह का उसे सरगना बताया गया। इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल पहले कभी नहीं हुआ। हरे रंग का झंडा पकड़े भूपेश बघेल के पीछे मोहम्मद अकबर, उसके पीछे ढेबर और नवाज खान। ये जो तस्वीर थी ये बताने के लिए काफ़ी थी। इस बारे में मेरी पिछली आपसे चर्चा हुई थी। मौजूदा जो 7 सीटों के चुनाव होने वाले हैं 7 तारीख को, इसमें भी ऐसा ही एक माहौल देखा जा रहा है। क्या ये सिर्फ राजनांदगांव के आसपास ही देखा जा रहा है? छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ माहौल है कि तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस काम कर रही है? अरे भाई, स्पष्ट है, इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। अच्छा, आज ये अनवर ढेबर अंदर क्यों है आप बताइए? जो शराब लॉबी है और उसका सरगना हेड वही था, पैसे का एकत्रीकरण करने वाला। और इस क्षेत्र में सब प्रकार से किसानों को ठगने वाला कौन है? खल्लारी का जो आनंद उइकी है, क्यों उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया? एक ही गांव के ऐसे कम से कम 50 आदिवासियों के पैसे कैसे निकल गए बैंक से? ये तो बैंक के अध्यक्ष रहे ना। तो आखिर घूम फिर के आती है बात कहाँ? तो वहाँ के जो बैंक के अध्यक्ष रहे नवाज खान के ऊपर आती है। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के जिला के भी अध्यक्ष रहे, और जब जिला के अध्यक्ष थे तो वहाँ के जिला आयुर्वेद अधिकारी अरविंद मंडावी को सूची दिया था इन्होंने कि इनको ट्रांसफ़र कर देना। और उसके बाद जिस प्रकार से उनकी वार्तालाप हुई है मोबाइल में, मैं उन गालियों को आपके इस माइक में बोल नहीं सकते, इतनी गंदी गंदी अभद्र गाली। और वो कांग्रेस का अध्यक्ष किसको? एक आदिवासी जिला के, यानी एक आदिवासी व्यक्ति जो जिला आयुर्वेद का अधिकारी है, FIR दर्ज कराने गए, दर्ज नहीं हुआ। पूरा समाज उनके साथ गया, उनकी बात नहीं मानी गई। क्यों? तो यही जो प्रत्याशी थे राजनांदगांव में, जो उस समय के पूर्व मुख्यमंत्री, राजधानी से फ़ोन आता है तो किसकी हिम्मत है कि कोई उनका FIR दर्ज कर ले? और होता क्या है, अरविंद मंडावी का स्थानांतरण बीजापुर हो जाता है। ये वो दर्द था, ये तकलीफ़ थी जो संतोष पांडे बता रहे थे। मैं जाते हुए आपको एक
ऐसा प्रश्न पूछूंगा जो शुद्ध रूप से राजनीति से जुड़ा हुआ है। दो भारतीय जनता पार्टी से दो पांडे चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों ही सीटें चर्चा में, कोरबा से सरोज पांडे और राजनांदगांव से संतोष पांडे आप। तो आप अपने जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? हालांकि कोरबा का भी चुनाव होना बाकी है, उस विषय पे हम लगातार समीक्षा कर रहे हैं। आप अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? मुझे बता दें परिणाम आने से पहले आपको क्या लग रहा है? पूरा 11 में 11 सीट जीतेंगे। और जहाँ तक राजनांदगांव सीट की बात है, प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, कमल खिलेगा। और जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है सांसद के रूप में, और पुनः एक कमल एक पुष्प संसद में और समर्पित होने वाला है, यही मैं आपसे कहना चाहूँगा। और आपने अभी देखा होगा कि जिस प्रकार से दिल्ली में भगदड़ हुआ है, दिल्ली में भगदड़ क्यों हुआ? तो ये कांग्रेस का कम्युनिस्टीकरण हो गया। जिस प्रकार से वहाँ कन्हैया को टिकट दी गई, यहाँ भी संचालन राजनांदगांव में जिन लोगों ने किया वे पूरे कम्युनिस्ट और माओवादी समर्थक लोग हैं। तो कुल मिला के कांग्रेस पार्टी अपनी आइडियोलॉजी को भूल गई, जो शुरुआत में कुछ कुछ थी, और आज वो समापन पे है। भारत के नक्शे में ढूंढना पड़ेगा। संतोष पांडे की चर्चा कई कारणों से होती है। संगठन में एक कुशल व्यक्तित्व है और लगातार बने रहते हैं, विचारधारा से जुड़े हुए हैं। आपके गीतों की भी काफ़ी चर्चा होती है, मैंने भी आपके गीतों को सुना है कई बार। 2 लाइन अगर गुनगुना लेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा हमारे दर्शकों को भी, और एक अच्छा संदेश जाएगा। कुछ विशेष आप बोलना चाहें तो? चुनाव के समय तो मैं एक गीत गाता था, किंतु एक गीत और है जिसको मैं गुनगुनाता हूँ। और तो यही मह हमर तन है मन है, यही मह हमर प्राण है, ओ मन में एक सपना अखंड हिंदुस्तान है। एक एक करके सब ला जोर के दिखाबो, जत का भुइया गे है तेला वापस जुर्मिल लाबो। और देखा देबो हमर भुजा कतिक बलवान है, और मन में एक सपना अखंड हिंदुस्तान है। बहुत बढ़िया। मन में एक सपना अखंड हिंदुस्तान है। अखंड हिंदुस्तान की कल्पना करोड़ों हिंदुस्तानी करते हैं। राष्ट्रबोध का सूत्र वाक्य है, राष्ट्र ही सर्वोपरि। ये जनमंच आपके साथ लगातार जुड़ा रहेगा। कैमरा सहयोगी राकेश साहू के साथ मैं पवन केसवानी आपसे आग्रह के चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार।